आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपकी एग्ज़ाम में रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो एसएससी से संबंधित हो, रेलवे की हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, पुलिस की एग्ज़ाम हो या कोई सी भी परीक्षा हो जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, उसमें आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। ये साइंटिफिक अप्रूव टेक्निक है जिसमें 5 नहीं बल्कि मैं आपको 60 टेक्निक बताने वाली हूँ, 2 और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो इन 60 टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने एमसीक्यूज को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं आपको तुक्का टेक्निक बताने वाली हूँ, बिना पढ़े प्रश्न सही कैसे करना है, तो आप गलत हैं। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद, रिवीजन के बाद, मॉक प्रैक्टिस के बाद भी अगर आपके प्रश्न जो है वो कुछ अंकों से गलत हो जाते हैं, आप बाकी बच्चों से सिर्फ कुछ वजह से पीछे रह जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि जब आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन जो एक दो प्रश्न आपके छूट जाते हैं, उसमें इन टेक्निक्स को जब आप अप्लाई करेंगे तो बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हैं, है ना। और ये साइंटिफिक अप्रूव है। तो हम सारी टेक्निक्स देखेंगे और सबसे पहली टेक्निक मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र आता है तो उसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कैसे? पहला, जो आपको अच्छे से आता है, ये वो प्रश्न होते हैं जिनको देखते से ही आप बोल सकते हैं कि हाँ इसका जवाब ये होगा, है ना। दूसरे वो प्रश्न जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, देखते से आपको पता है कि मुझे ये प्रश्न तो आता ही नहीं, कि मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है। और तीसरे वो प्रश्न जिसमें आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है ए या बी या सी, है ना। इन 3 कैटेगरी के प्रश्न होते हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं तो ये प्रश्न सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में आपको जो प्रश्न सबसे अच्छे से आते हैं आपको उन्हीं को टिक करते चलना है। ठीक, अब देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहली टेक्निक ही हमारी यही है कि नेवर फॉलो सीक्वेंस। कहीं नहीं लिखा है कि आपको सीक्वेंस ही फॉलो करना है। एक सबसे पहले 1 अटेम्प्ट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी सीक्वेंस में आपको हल करना है और 100 तक आना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको जो प्रश्न अच्छे से आता है आपको वही हल करते हुए चलना है। जैसे कि आपने पहला देखा, आपको आता है, आपने लगा दिया। दूसरा देखा, नहीं आता है, सरसरी निगाह से छोड़ दिया। तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए, 5वें पे आ गए, या फिर 50 से क्वेश्चन उठा लिया, या फिर 100 से पीछे से नीचे से शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक, बस अपना कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन नहीं होने देना है। ठीक, चलिए, तो ये हमारी पहली जो टेक्निक है कि नेवर फॉलो सीक्वेंस। अब अगली क्या है? सेकंड टेक्निक ये कहती है कि बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि अगर इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो कोशिश कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो ऑप्शन होता है वो उसके सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लगभग मान लीजिए 100 में से 90% चांसेस होते हैं ऑल ऑफ द अबोव सही होने की। आपके पास 3 ऑप्शन आए और नीचे पूछा है कि तीनों सही हैं या गलत, तो आप देखिएगा कि सही हैं, सभी सही हैं, ये इसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। नन ऑफ द अबोव जो होता है वो उतनी ज़्यादा संभावना नहीं होती है। आप चाहें तो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। हमने आज तक हज़ारों क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, खूब सारा रिसर्च किया और सब में एक ही कॉमन चीज़ देखी है कि ऑल ऑफ द अबोव जो होता है उसके चांसेस जो होते हैं वो 90% होते हैं। ठीक, चलिए अगली टेक्निक, जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। चलिए अगली टेक्निक है रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज़। जैसे अगर मैथ्स वगैरह वाला जो सेक्शन होता है, रीजनिंग मैथ्स, उसमें आप इस तरह के प्रश्नों को कैसे डील करेंगे, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ अगर किसी प्रश्न में आती है तो आपको रिमूव कर देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, अब 107 का तो कोई वास्ता ही नहीं लगता है, पहले आप उसे हटा दीजिए, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो 0, 2, 4, 19 एक एक्सट्रीम वैल्यू है। अब आप अगर अपना प्रश्न हल करेंगे तो आप देखेंगे इन्हीं में से कुछ निकलता है, क्योंकि ये जो है एक सीक्वेंस, एक पैटर्न नज़र आ रहा है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला है कि सिमिलर आंसर ट्रिक, है ना। देखिए सिमिलर आंसर ट्रिक में क्या होता है कि आप देखेंगे, मान लीजिए किसी योजना या फिर किसी भी चीज़ की अगर आपसे कुछ डेट वगैरह पूछा गया है, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है। अब कुछ चीज़ आपको कॉमन मिल गई तो इसमें से ही एक उत्तर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो देता ही इसलिए है एग्जामिनर ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। और अगर आपको मंथ अच्छे से पता है या फिर डेट अच्छे से पता है तो आप और ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो आप ये सिमिलर टेक्निक ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, है ना। चलिए अगला है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन।
तुक्का टेक्निक। अब देखिए ये कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं है, लेकिन ये एक रिसर्च बेस्ड टेक्निक है जिसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, तीसरी कैटेगरी के जो प्रश्न होते हैं जिसमें आपको नहीं पता उत्तर क्या होगा, अब आपको तुक्का ही लगाना है, तो उसमें आप बी या फिर सी ऑप्शन चूज़ कीजिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कोशिश करता है कि वो पहले ही ऑप्शन में उत्तर ना डाले और बिल्कुल अंतिम ऑप्शन में भी उत्तर नहीं डाले, ताकि बच्चा जो है बिल्कुल लास्ट तक उसे मेहनत ना करनी पड़े। वो कोशिश करता है कि बी या सी में ही उत्तर हो, है ना। तो जब भी आप अगर तुक्का लगाएं तो बी या सी में से ही चूज़ करें। चलिए अगला है असर्शन एंड रीजनिंग, कथन और कारण। तो कथन और कारण यानी कि कथन ए दिया गया है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी दिया गया है, और अब पूछा गया है कि जो है ए सही है, बी सही है। जो उसके बाद फिर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ए में कि ए सही है, बी सही है, बी में पूछा जाता है कि ए सही है, बी सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि ए गलत है, बी गलत है और सी इसमें गलत है, ठीक। तो जो गलत कथन, पहली बात तो वो गलत नहीं देता है, ज़्यादातर वो कथन सही ही देता है, दोनों कथन, ठीक। इसमें भी वो सही का ही ऑप्शन देता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे जब भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न आए तो हम ए या बी ऑप्शन चूज़ करें, है ना। इसमें जो होता है उत्तर सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे उदाहरण भी बता दूं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। यहाँ पे पूछा है जैसे संविधान जो होता है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, और भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज का जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण ए का है ना। तो यहाँ पे ए जो है वो सही है। दूसरे में पूछा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे बताया गया कि दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, अब जब अगर गलत की बात आ जाए, ठीक, तो वो गलत स्टेटमेंट बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो गलत लिख रहा है ना। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। अब इन दोनों में से हमको बस ये बताना है कि ए आर का सही स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं, है ना। तो वो आप स्टेटमेंट के आधार पर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो है इन दोनों में से ही संभावना ज़्यादा होती है। चलिए अगला है इस तरह के प्रश्न भी आपने देखे होंगे जहाँ पे आपको जोड़ी जमानी होती है ना। अब मान लीजिए आपको आती है तो कोई बात नहीं, एक आधी ऑप्शन को भी आप पकड़ के जोड़ी जमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पे आपको ऑप्शन पता ही नहीं है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक। जैसे आप देखेंगे कि ये और ये दोनों कॉमन निकल गए, है ना। अरे कॉमन निकल गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि अरे ये और ये दोनों भी कॉमन निकल गए, यानी कि इन दोनों में से ही कुछ उत्तर होने वाला है। अब आप इस सीक्वेंस में जोड़ी जमा कर देखेंगे, जो आपको सही लगता है उसको आप चूज़ कर लेंगे, ठीक। चलिए इसी के साथ हमने जो 7 टेक्निक्स थी वो हमने समझ ली। अब अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जो सारी जो है परीक्षा का सार है कि आपके पास हज़ारों किताबें होती हैं, लेकिन आपको उन सब को छान कर कुछ इम्पॉर्टेंट चुनिंदा नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, या फिर जो नोट्स जिन पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं उनको कलेक्ट करना है बहुत ही कम संख्या में, और उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक। और जब आप रिवाइज़ करेंगे तो सिर्फ रिवीजन से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। जितने ज़्यादा MCQs आप लगाएंगे परीक्षा में वही MCQs आते हैं, है ना। मान लीजिए आपने 5,000, 10,000, 20,000 प्रश्न लगा लिए। अब एग्जामिनर का भी एक दायरा होता है ना, उसी में से ही वो MCQs बनाता है। जब आपने इतने सारे MCQs लगा लिए तो प्रश्न उसी में से फंसेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस खूब सारी कीजिए, और अंत में टेस्ट देने के साथ साथ एनालाइज करना, किन चीज़ों में गलती हो रही है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और खुद की कमियों पे काम करना ही आपको अंतिम रूप से सफल बनाएगा, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ आज के हमारा लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मेहनत को सफलता का मुकाम ज़रूर मिले, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो है टिप्स के लिए, स्टडी रिलेटेड टिप्स के लिए, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ऐसे ही स्टडी रिलेटेड टिप्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।